हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था हुक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सिलेक्शन रूल। हमें पता है आईआर रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, एक्साइटेशन होती है ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। सिलेक्शन रूल में क्या था, वाइब्रेशन के दौरान जैसे ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। यदि डाइपोल मोमेंट चेंज होगा तो वो आईआर एक्टिव होगा, यानी आईआर रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अब हम करते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। हमें पता है कि उसी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उनके बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, यदि उनके इक्वल किसी भी रेडिएशन की एनर्जी है तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगे। और इस ट्रांजिशन में क्या होगा, जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइट स्टेट तक होता है, लाइट को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं स्ट्रांगली, यानी लाइट एब्जॉर्ब होती है स्ट्रांगली, जिसकी वजह से इंटेंस बैंड बनते हैं और उन्हीं इंटेंस बैंड को बोलते हैं हम फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। और कितने फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड बनेंगे वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स कितने हैं। जैसे हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, जैसे कि वो HF टाइप का है, HCl टाइप का है, तो इसके पास केवल एक ही फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड है, वो है स्ट्रेच, यानी हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ से केवल एक ही फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3n। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि ये होता है किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 3n वे में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड होते हैं वो होते हैं 3n-6। कितने होते हैं, 3n-6। यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी जो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, यहाँ पे भी n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर की बात करते हैं तो वाटर में n क्या होता है, 3 होता है, तो वाटर में n 3 है, तो उसका मतलब इस फॉर्मूले में रखेंगे 3n-6 में, तो टोटल क्या आएंगे 3, यानी इसके पास 3 वाइब्रेशनल मोड हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास 3 ही फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड होंगे। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करते हैं, तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट इसका चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगी, डाइपोल मोमेंट होता है क्या हो, इंटू में डी, क्या हो, यानी चार्ज, डी यानी डिस्टेंस चेंज होगी तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, तो ये आईआर एक्टिव है। एसिमेट्रिक में भी डिस्टेंस चेंज होगी तो यहाँ पे भी
म्यू चेंज होगा तो यानी ये भी आई आर एक्टिव है। सिमेट्रिकल बेंडिंग जिसको हम सीजरिंग बोलते हैं, यहाँ से भी एंगल चेंज होगा तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, तो इसको भी हम बोलते हैं आई आर एक्टिव। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमने वाटर का किया था, वाटर क्या था, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल था। अब हम करते हैं लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CO2 लीनियर है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं 3n-5। n की जगह रखते हैं हम 3, तो कितने हो जाते हैं वो फॉर्मूले में रखने के बाद 4। तो हम बोल सकते हैं CO2 के पास 4 वाइब्रेशनल मोड्स हैं। हालांकि जो CO2 है वो नॉन पोलर होता है, हमें लगता है कि ये IR एक्टिव होगा, IR इनएक्टिव होगा। चाहे हम इसमें किसी भी टाइप का वाइब्रेशनल मोड ले तो ये IR इनएक्टिव होगा, लेकिन ये IR इनएक्टिव नहीं होता। डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड में ये IR एक्टिव हो जाता है। जैसे ये है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करते हैं तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होने के बावजूद भी क्या होता है, ये नॉन पोलर ही रहता है। नॉन पोलर रहेगा तो यानी ये IR इनएक्टिव ही रहता है, इसका म्यू चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा। लेकिन यदि हम अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करते हैं तो उस वजह से इसमें डिस्टेंस वेरी करेगी, तो ये पोलर हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट इसका चेंज हो जाएगा, तो ये IR एक्टिव होगा। तो सीजरिंग है यानी इन प्लेन बेंडिंग इससे सीजरिंग होती है, ये भी क्या होता है IR एक्टिव होता है, इसमें भी एंगल वेरी करते हैं। वैगिंग यानी आउट प्लेन, तो उस टाइम भी IR एक्टिव होता है। दोनों के दोनों एटम हैं, ऑक्सीजन एटम, दोनों के दोनों ऐसे ऊपर की साइड आएंगे, तो इसका मतलब क्या है 4 वाइब्रेशनल मोड है। 4 वाइब्रेशनल मोड में से केवल 3 वाइब्रेशनल मोड ही फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेंगे। जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाला है वो नॉन पोलर रहता है, तो इसका मतलब IR इनएक्टिव ही रहेगा। जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें एटम की संख्या है, वैल्यू ऑफ n है, वो इंक्रीज होती है। लेकिन जो फंडामेंटल बैंड है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन से कम ही मिलते हैं। जैसे हमने CO2 में किया, CO2 में फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड कितने थे 4, लेकिन वहाँ पे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड कितने मिले 3। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल बैंड और फंडामेंटल वाइब्रेशन उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है, और वो डिफरेंस होता है इन रीजन के बीच। यानी फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड के लिए कुछ कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन है, तो पहली कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंडामेंटल वाइब्रेशन। यानी कोई भी फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड कब बनेगा, यानी उसके लिए बैंड कब अपीयर होगा, उसके लिए कंडीशन ये है कि उसका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। यानी उस वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, तो तभी कोई फंडामेंटल वाइब्रेशन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड देगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है
कि फंडामेंटल वाइब्रेशन के दौरान यदि डाइपोल मोमेंट चेंज होगा तो उससे फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा, यदि नहीं चेंज होगा तो नहीं बनेगा। तो जैसे हमारे पास है कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इथाइलिन की, ये वाली, इसमें देखो यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज होगा ही नहीं। सिमिलरली मीथेन है, मीथेन की यदि हम चारों CH बॉन्ड को सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करवाते हैं, ये भी सेंट्रोसिमेट्रिक था, ये भी सेंट्रोसिमेट्रिक है, यदि हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कराते हैं तो उसके बावजूद भी क्या होगा, ये सेंट्रोसिमेट्रिक होगा, यानी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा। यहाँ भी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी कोई एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं है, यहाँ भी कोई एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं मिलेगा। उसके बाद है कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। वीक यानी उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, तो वो भी कई बार बैंड की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। यानी वे फंडामेंटल वाइब्रेशन जो वीक है हम उनको भी बैंड की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन है कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो क्लोज होने से उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग होने से केवल एक ही बैंड हमें अपीयर होगा। जैसे दो बैंड है क्लोज है तो क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग होने से हमें केवल एक ही बैंड अपीयर होगा। कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जिनमें जो एनर्जी चेंज होता है, जिनमें एनर्जी डिफरेंस होता है वो IR रेंज से आउटसाइड होता है। जो हमारी IR रेंज है 2.5 μm से 15 μm, इस रेंज से बाहर होता है। तो इसका मतलब IR स्पेक्ट्रम के अंदर बैंड वो शो नहीं कर पाएगा। इन सब फंडामेंटल बैंड के अलावा, ये तो थी कंडीशन, इन सब फंडामेंटल बैंड के अलावा यहाँ कुछ एक नॉन फंडामेंटल बैंड होते हैं। जो IR स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें फंडामेंटल बैंड तो होते हैं, उनके साथ साथ नॉन फंडामेंटल बैंड होते हैं, और वो 3 टाइप के हैं। पहला है ओवरटोन्स। ओवरटोन्स क्या होता है? ओवरटोन होता है कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर के डबल या ट्वाइस या 3 टाइम यानी दुगुने या 3 गुने पे अपीयर होते हैं। लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो 10 to 100 टाइम्स कम होती है फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड से। यानी इसमें जैसे कि हम बात करते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशन है, उस फंडामेंटल वाइब्रेशन का वेव नंबर क्या है, म्यू बार। क्या है, म्यू बार। तो उसका जो पहला और दूसरा यानी दोनों के दोनों वीक हैं। ओवरटोन कहाँ कहाँ पे होगा, 2 टाइम्स पे, 2 टाइम्स यानी 2 न्यू बार पे, एंड 3 टाइम पे, 3 न्यू बार पे। तो ये होते हैं ओवरटोन। यानी जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के डबल एंड ट्रिपल टाइम पे जो अक्कर होता है IR स्पेक्ट्रम के अंदर, उसको हम बोलते हैं ओवरटोन। उसकी इंटेंसिटी 10 to 100 टाइम्स लेस होती है फंडामेंटल वाइब्रेशन से। और जैसे ये ओवरटोन अपीयर हुए हैं फर्स्ट और सेकंड
2 न्यू बार पे, 3 न्यू बार पे, वो किस वजह से हुए हैं? वो न्यू नोट टू न्यू टू न्यू नोट टू न्यू 3 ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन की वजह से आएगा 2 न्यू बार वाला ओवरटोन, और इस ट्रांजिशन की वजह से आएगा 3 न्यू बार वाला ओवरटोन। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होते हैं? ओवरटोन किस रेंज में होते हैं? 3200 से 3550 पर सेंटीमीटर की रेंज में होते हैं। वो ये क्या रेंज, जो ये रेंज है, ये क्या होती है? 2 टाइम्स होती है। जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी 2 टाइम्स होती है। कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है? 1600 से 1800 पर सेंटीमीटर तक होती है। तो जो इसका ओवरटोन बनेगा वो इसका डबल कर लो, डबल या ट्रिपल, वहाँ पे इसके ओवरटोन बनते हैं, तो इसका डबल ट्रिपल आएगा इस रेंज में। तो हम बोल सकते हैं कार्बोनिल के ओवरटोन बनेंगे इस रेंज के अंदर। ओवरटोन के अलावा कम्बिनेशन बैंड भी बनते हैं। कम्बिनेशन बैंड होता है, यानी ये वो बैंड अपीयर होता है सम ऑफ वेव नंबर ऑफ 2 वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, यानी जो 2 वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हैं उनके जो वेव नंबर है उनके सम पे अपीयर होता है। जैसे पहला ट्रांजिशन है वो न्यू बार पे होता है, न्यू 1 बार पे। दूसरा ट्रांजिशन होता है न्यू 2 बार पे। तो जो उनका कम्बिनेशन बैंड होगा वो उन दोनों के सम पे होगा। जैसे ये मान के चलो 200 पे है, ये 300 पे है, तो दोनों का कम्बिनेशन बैंड कहाँ पे बनेगा? 500 पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार कम्बिनेशन बैंड मिले, कई बार कम्बिनेशन बैंड अपीयर होता ही नहीं। उसके बाद है डिफरेंस बैंड। डिफरेंस बैंड का मतलब क्या है? यहाँ पे एडिशन था, सम था, यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस होगा। सेम ही है, यानी दिस बैंड अपीयर एट डिफरेंस ऑफ वेव नंबर ऑफ 2 वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। तो इन सभी रीजन की वजह से जो IR स्पेक्ट्रम होता है कंपाउंड का, वो क्या होता है? वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। तो आगे हम करेंगे फर्मी रेजोनेंस अगले वीडियो लेक्चर के अंदर।